द प्रिंट में आपका स्वागत है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या का दुनिया पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? भारत में पत्रकारों की गिरफ्तारी से क्या पत्रकारिता पर वार किया जा रहा है? और महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल का वहां पर निवेश पर किस तरह का असर पड़ेगा? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे कई सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। और आप बताइए, इतना कुछ घूम फिर के आई पिछले हफ्ते, आप मिसिंग थी, कहाँ होके आई? हाँ जी शेखर, मैं जलगांव, बॉम्बे और पुणे में थी स्टोरीज के ही सिलसिले में। तो अगले कुछ दिनों में हमारे दर्शक होपफुली मेरी भी कुछ स्टोरीज वहां से पढ़ेंगे। जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, नौजवान रिपोर्टर्स हैं, सब बहुत ग्राउंड पर जाते हैं, वहां से स्टोरीज लेके आते हैं। हम तो यहाँ बैठे बैठे ज्ञान देते हैं। चलिए शेखर, तो सबसे पहला जो आज सवाल आ रहा है ऑफ कोर्स वो शिंजो आबे पर है। ये इनका नाम है के सीनियर और ये पूछ रहे हैं कि पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे की शूटिंग पर आपका क्या कहना है? विश्व राजनीति में क्या हमें उथल पुथल देखने को मिलेगी? देखिए, विश्व राजनीति में तो इसे उथल पुथल नहीं होगी, लेकिन जापान में इसके बहुत, जिसको कहते हैं शॉक वेव्स, वो फैलेंगी, क्योंकि जापान में कोई हथियार रखता ही नहीं है। मतलब आप देखें कि पूरी आबादी में उनके इतने सख्त रूल हैं कि बहुत गिने चुने हथियार होंगे। इसने भी जो हथियार बनाया घर में बनाया है। तो ये जापान में असैसिनेशन कल्चर नहीं है। वहाँ जो आखिरी हुआ था 1960 में हुआ था। 1960 से 62 साल हो गए, तब से नहीं हुआ है। तो वहाँ बहुत बड़ी हलचल होगी। और दूसरी बात यह है कि जो एक तरह से जापानीज जो राइट है उसके ये नेता थे, बड़े नेता थे, और इन्हीं के चेले हैं जो अभी प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं की बात सुनते हैं। इसलिए आपने खबर पढ़ी भी होगी कि जब वो ट्रैक कर रहे थे, उनके बचते हैं कि नहीं बचते हैं, बड़ी गंभीर हालत में थे, तो रो रहे थे। तो ये गुरु हैं सबके। और देखें कि इतने बड़े भी नहीं थे, सिर्फ 67 साल के थे, 67 साल तो राजनेताओं के लिए कुछ नहीं होता। और उन्होंने छोड़ी भी इसलिए थी प्राइम मिनिस्टरशिप, प्रधानमंत्री का पद इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनको एक पेट की एक क्रॉनिक बीमारी थी जिससे उनको काफ़ी समस्या रहती थी और वो काबू में नहीं आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा आराम का काम करूँगा। लेकिन वो उनको बहुत जापान में लोग मानते थे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई दुनिया की राजनीति में कोई उथल पुथल होने वाली है। अगला सवाल जो है वो भी थोड़ा बहुत इसी से जुड़ा हुआ है। इनका यूज़र नेम है SkyPurple95 और ये हमारी मेंबर हैं। इसी बात पे आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहूँगी कि आप भी हमारे YouTube की मेंबरशिप ज़रूर लें। इसके कई फ़ायदे हैं, जिनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि मैं जो हमारे मेंबर्स हैं उनके सवालों पर ख़ास ध्यान देती हूँ। शेखर, इनका सवाल ये है कि बंदूक हिंसा में हालिया स्पाइक के बारे में आप क्या सोचते हैं, विशेष रूप से अमेरिका में, जहाँ हम घटनाओं के बाद घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं और इन सब के बावजूद जनता अभी भी गन सुधारों पर बटी हुई है एक तरह से। साथ ही ये बोल रही है कि शिंजो आबे की हालिया दुखद निधन एक चौंकाने वाली बंदूक हिंसा की घटना है। देखिए, शिंजो आबे की जो हत्या हुई है वो बंदूक हत्या का एक उदाहरण है, लेकिन जापान की कहानी बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने अभी कहा, वहां तो किसी के पास है ही नहीं गन, ये तो कमबख्त ने अपने आप बनाई है। तो अब जापान में मेड इन जापान गन थी, चाहे उसने घर में ही बनाई, काम कर गई। लेकिन अमेरिका में एक अलग तरह का पागलपन है। और अमेरिका एक देश भी अजीबोगरीब है, जहाँ पे हर राज्य का अपना कानून है। ये हमारे यहाँ एक आर्टिकल देखिए, इस बार छपा है जयतीर्थ राव का, तो यही कहते हैं कि ठीक है, ये कहना कि राज्यों के पास अपनी शक्ति होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन एक तो कम से कम सेंट्रल कुछ आपके सिद्धांत तो होने चाहिए। अब किसी राज्य में तो आप जाके बाजार में जैसे आप मिठाई खरीदते हैं, वैसे आप जाके AR-15 ऑटोमेटिक राइफल, जो कि AK-47 से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, वो खरीद सकते हैं, जो भारत की सेना के पास भी नहीं है। और जितनी मर्जी खरीद लो और जितने मर्जी कारतूस खरीद लो और उसको लेके भी घूम सकते हैं। अब टेक्सास में हमारे जैसे लोग को भी, हम जब पहले कभी जाते थे अमेरिका ज़्यादा, तो शाम के टाइम ज़रा डर लगता है। कोई पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ी रोके, वहाँ पे आप पेट्रोल डालने के लिए 2-4-5 लोग लेके घूम रहे हैं, तो डर लगता है। तो वहाँ पे ये कल्चर बन गई है। और कल्चर क्या है कि एक हमारे यहाँ बहुत पहले, अमेरिका का संविधान तो छोटा सा है, हमारे संविधान में लिखा था कि मेन शैल हैव द राइट टू बेयर आर्म्स। अब वो ज़माना और था। उस ज़माने में हर कोई आदमी अपनी सुरक्षा का अपने आप ध्यान रखता था।
तब तो ये भी कहते थे, बड़ी बड़ी कहानियां थी अमेरिका में, गॉड मेड मैन, स्मिथ एंड वेसन मेड देम इक्वल। स्मिथ एंड वेसन आप जानते हैं, वो बड़ी हथियार बनाने की कंपनी है जो पिस्टल भी बहुत बनाती है, हैंडगन्स। कल को आप बोल सकते हैं गॉड मेड मैन, कलाशनिकोव मेड देम इक्वल। तो कहने की बात है, लेकिन वहाँ पे बहुत दिन को रेड स्टेट्स कहते हैं अमेरिका में। अमेरिका इस समय 2 में विभाजित है, रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स। रेड स्टेट्स वो हैं जो रिपब्लिकन्स को वोट देती हैं, वो ज़्यादातर उनको ही देती हैं जी। अब वही स्टेट्स हैं जो कि गर्भपात के ऊपर भी एक बहुत क्रिश्चियन तरीके से बात करती हैं कि वो गर्भपात के विरुद्ध हैं जी। और सब बैन करने वाली है रो वर्सेस वेड के खत्म होने के बाद। ब्लू स्टेट्स वो हैं जो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स को वोट करती हैं, जो लिबरल स्टेट्स हैं। तो उनके अलग कानून है, इनके अलग कानून है। अब एक आदमी हथियार लेके वो कह रहा है मेरा तो अधिकार है, इस स्टेट से दूसरी में जा रहा है गाड़ी चला के, मतलब सब गाड़ी चला के जाते हैं, उसको कौन चेक करेगा? तो बहुत समस्याएं हैं और ये इतना ज़्यादा एक डिवाइसिव इशू है वहाँ पे कि उस पर उनकी कांग्रेस कुछ कर नहीं पाती है। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने इस बात को बहुत आगे बढ़ाया कि हाँ गन रखने का राइट होना चाहिए। तो ये राइट लेफ्ट में ये बात फंस गई है और इतने अब रोज रोज नरसंहार हो रहे हैं वहाँ पे, स्कूलों के अंदर हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं, परेड में हो रहे हैं, आपके नेशनल डे की इंडिपेंडेंस डे की परेड में हो गया। लेकिन फिर भी जो लोग ये गन फंडामेंटलिस्ट हैं वो नहीं हिल रहे हैं और गन फंडामेंटलिस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत एरिया अमेरिका में ऐसे हैं जैसे बाइबल बेल्ट कहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग डीपली क्रिश्चियन हैं। वहीं से सबसे बाद में दास प्रथा भी गई, स्लेवरी भी गई। तो ये अमेरिका की बड़ी समस्याएं हैं। उनमें से एक बड़ी समस्या इस समय ये है रेसिज्म। अब इतने रेसिज्म से भी बड़ी समस्या गन कल्चर है। आपने गर्भपात की बात की, इसी से जुड़ा एक सवाल है सागर अग्रवाल का, जो पूछ रहे हैं कि अमेरिका में अबॉर्शन डिबेट पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये महिलाओं का अपना हक है, इसमें सरकार का क्या लेना देना है? तो सरकार बिना बात इसमें जो घुस रही है वो आप देखें कि धर्म के नाम पर घुस रही है जी। तो आप अगर एक मॉडर्न, एक आधुनिक देश है जहाँ आधुनिक कानून के हिसाब से चलता है, आप रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है, तो उसमें आप बाइबल क्यों लेके आ रहे हैं? आप बाइबल लेके आ रहे हैं, कल को कोई शरिया लेके आएगा। तो ये एक जाति है। लेकिन वहाँ पे अमेरिका एक अलग तरह का देश है। आप देखें कि आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा वहाँ सोशली लिबरल है, सोशली परमिसिव है, इतनी ज़्यादा प्रोमिस्क्विटी है, लेकिन उसके बीच में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत हैं जो क्रिश्चियन देशों में जो लोग चर्च जाते हैं वो अमेरिका में है। तो अमेरिका बहुत बाइबल लेड कंट्री है, देश है। तो उन चीज़ों में ये सब चीज़ें फंस जाती हैं और उसमें जो वहाँ पे जो लेफ्ट राइट बाएं दाएं की जो बाइनरी है उनकी राजनीति में, उसमें गन लॉ और उसी में अबॉर्शन, ये सब मिले हुए हैं उसके अंदर। अबॉर्शन, स्कूल प्रेयर, कि आपके स्कूल में प्रेयर होगी कि नहीं, प्रेयर होगी तो कौन से धर्म की होगी सरकारी स्कूल में। तो ये सारी बातें हैं वहाँ पे। जी, अगला जो सवाल है वो आदित्य का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी राजनीतिक अस्थिरता महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए अच्छी नहीं है, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, क्योंकि इससे राज्य में निवेश प्रभावित हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र, खास करके बम्बई, आप देखें महाराष्ट्र के जो शहर हैं, राज्य तो यूपी महाराष्ट्र से करीब करीब दुगना है जी। लेकिन यूपी में इतनी ज्यादा इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि यूपी के शहर में इतने बड़े शहर नहीं हुए, उनके शहर बड़े भी नहीं। महाराष्ट्र में बम्बई है, पुणे है, नागपुर है, औरंगाबाद है, या जो अब संभाजी नगर हो गया, संभाजी नगर हो गया। तो ये सब शहर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा उद्योग आए और लोगों ने निवेश किया। ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ की जो वातावरण है, जो यहाँ का हवा पानी है, ये बिजनेस के लिए अच्छा है, लिबरल है, वहाँ महिलाएं काम कर सकती हैं, लड़कियाँ शाम को रात को भी अपने घर जा सकती है, सेफ फील करती हैं, और एक वर्किंग कल्चर है। इसलिए उनको अपना जो शहर है, जो उनका अर्बन कल्चर है, उसको संभालने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अर्बन गवर्नेंस महाराष्ट्र में अब बहुत पिछड़ गई है। आप देखें कि बम्बई शहर, पुणे शहर, ट्रैफिक खराब, स्कूलिंग खराब, हॉस्पिटल कम है, सब कुछ कम हो गया है। तो ऐसे में कौन विदेशी निवेशक आके वहाँ रहेगा जहाँ उसे ये नहीं पता हो कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा? या विदेशी को छोड़ दीजिए, कोई भारतीय अच्छा हो
पढ़ा लिखा, जिसको कोई नौकरी कहीं और मिल सकती है, वो यहाँ क्यों ठहरेगा? जी। तो महाराष्ट्र को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से कुछ गुड़गांव जाएगा। हालांकि गुड़गांव में भी कुछ मैस शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने कह दिया 75% आप लोकल रखो, तो लोग अब नोएडा जाने शुरू हो गए हैं। इस समय नोएडा गुड़गांव से आगे निकल गया है, क्योंकि ये राज्यों के बीच में स्पर्धा है, कंपटीशन है। इसमें जो मौका देगा कोई और आगे निकल जाएगा। जी। अगला सवाल जो है वो गौरव संजय का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि रोहित रंजन के केस पर और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर आपका क्या रुख है? क्या भारत में पत्रकारिता हजारों प्रहारों से मर रही है? देखिए, ये FIR वर्सेस FIR बनाम FIR, ये एक बहुत ही शर्म की बात है, गलत बात है। अगर आपको किसी की बात से गुस्सा हो, अच्छा ना लगे, तो FIR डालने का कुछ नहीं। और फिर ये सैया भाई कोतवाल, FIR आपने वहीं डाली है जहाँ आपकी सरकार है। तो जैसे जुबैर के खिलाफ आपने यूपी में डाल दी, और ये जो रोहित रंजन है, जो जी वाले हैं, इनके खिलाफ क्यों कहाँ डाली? छत्तीसगढ़ में, कि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में लिखा। क्यों? क्योंकि वहाँ के कोतवाल हमारे सैया हैं, वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये सब गलत है। ये जो कानून व्यवस्था जो है, और जो कानून एक दिया हुआ है, जो मेरे हिसाब से गलत कानून है, 1925 में बना था, उसका एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे पत्रकारिता में देखिए एक भय तो फैलेगा, क्योंकि अब कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी कह सकता है, और ये नहीं पता कौन किस बात का बुरा मान जाए। और बुरा मान जाए तो जहाँ की जिस राज्य की सरकार, क्योंकि कानून व्यवस्था तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य के पास होता है, जहाँ पे उसके तरफ के लोग होंगे, वहाँ केस फाइल करके उसको उठा के ले जाएंगे। अब देखिए, किसी इंसान को एक दिन भी उसकी आज़ादी अगर जाए तो कितना बुरा लगता है। जी। आपको मुझे कोई कह दे कि आप यहाँ बैठ जाओ, 6 घंटे यहाँ से नहीं जाओगे, तो आपको कैसा लगेगा? आप ठीक है काम करते रहे, बैठे रहे कहीं 8 घंटा, वो अलग बात है, आप अपनी मर्जी से हैं। पर कोई आपसे कह दे आप 8 घंटे यहाँ से नहीं उठेंगे, तो लगता है कि कैद हो गए कि नहीं। यहाँ पे अब देखिए, सप्ताह के सप्ताह लोग बंद रहते हैं, ये ठीक नहीं है। अगला जो सवाल है वो आ रहा है रिपब्लिक का। इनका यूजर नेम रिपब्लिक है। ये पूछ रहे हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर हाल ही में लागू किए गए एक्स्ट्रा टैक्सेस के क्या निहितार्थ हैं? क्या किस तरह के इम्प्लीकेशंस हैं इनके? देखिए, क्योंकि अभी क्रूड का दाम बढ़ा है जी, तो उससे जो पेट्रोल डीजल होता है उसका दाम भी जो दुनिया में बढ़ जाता है, उस दाम के हिसाब से आप निर्यात करते हैं, तो आपका फायदा एकदम बहुत बढ़ गया। भाई फायदा उस टाइम बढ़ा है क्योंकि आपने ये नहीं किया कि आपने अपने बिजनेस में कोई ऐसी खास बात करी हो, अपने खर्चे कम किए हों, या जिस एक बैरल से आपके पास इतना पेट्रोल निकलता हो, अब आपने कोई नई साइंस लगाई, वो इतना निकलना शुरू हो गया, वो फायदा आपका लेजिटिमेट है, बनता है। ये फायदा वो है जो आपको विंडफॉल हुआ, विंडफॉल के जैसे कहते हैं बिल्ली के भाग से चीका टूटा, राइट, कि वहां पे रूस ने यूक्रेन पे लड़ाई करी, चढ़ाई करी तो दुनिया में ऑयल महंगा हो गया। भारत तो ऑयल का आयात करता है, लेकिन भारत के पास बड़ी बड़ी रिफाइनरी हैं जो उनको बना के पेट्रोल डीजल फिनिश गुड्स बेचती हैं, उसका दाम भी बढ़ गया, तो आपको फायदा हो गया। तो ये जो अनयूजुअल आपको विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है, ये एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से उसके ऊपर टैक्स है, और ये सरकार ने कहा है कि हर हफ्ते इसकी समीक्षा करते रहेंगे। और मैं भी सोचता हूँ जैसे क्रूड प्राइस कम आएगा, ये भी कम आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वही भारत के रिफाइनरीज को तो दुनिया भर में कम्पीट करना है, वही पेट्रोल और डीजल का निर्यात करने के लिए भारत सरकारों को भी सूट नहीं करेगा कि वो निर्यात ना कर पाए। दूसरा जो सवाल है वो आ रहा है, इनका यूजर नेम है इंड याहू। ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है तेल की कीमतें कब वापस नीचे आएंगी, और आपके हिसाब से डॉलर के मुकाबले रुपए कब सुधरेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तेल की कीमतें हैं ये कोई नहीं कह सकता, जो कहेगा वो बहुत रईस हो जाएगा, और जो कहेगा वो बेवकूफ प्रूव होगा। अभी आप देखें तो दुनिया भर के बड़े बड़े जो ब्रोकरेजेस हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरे ख्याल जैसे गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनली है, इनको देखें तो एक तो कह रहा है 380 हो जाएगा डॉलर्स का एक बैरल, एक कह रहा है 40 हो जाएगा। तो आपको जो पसंद आया वो ले लीजिए। लेकिन ये है कि जो तेल है ये जियो स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है, तो दुनिया में जैसे जिस तरह की हालत होती है वैसे इसका दाम ऊपर नीचे जाता है, और ये साइक्लिकल होता है। जैसे कि आप देखें सन 73 में तेल पहली बार एकदम, जिसको ऑयल शॉक कहते हैं, क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि यौम किपुर वॉर हुई अक्टूबर 1973 में, जिसमें इजिप्ट ने पहले इजराइल पे हमला किया, फिर इजराइल ने काउंटर अटैक किया, फिर वो लड़ाई चली,
वो लड़ाई चली तो जितने अरब देश थे, ज़्यादातर तेल निकालने वाले देश मुसलमान देश, अरब देश थे, उन्होंने कहा जी कि तो क्योंकि अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने इज़राइल की मदद की इसलिए इज़राइल बच गया, इस बार तो हम उसको ख़त्म कर देते। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे इनको सज़ा दें। तो दुनिया में आयात करने वाले तेल के बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो तो सब पश्चिमी देश ही थे। तो उन्होंने कहा कि इनको हम तेल बहुत सस्ता दे रहे हैं, तेल तो हमारे पास है, हम सारे मिलके अपना एक संगठन बनाते हैं। जब उन्होंने ओपेक बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो फिर उन्होंने कहा कि हम मिलके फैसला करेंगे ये कितना तेल निकालेंगे और दुनिया में शॉर्टेज हो जाएगी तो दाम बढ़ जाएगा। तो ये 73 में पहली बार शौक आया, ये जियो स्ट्रेटेजिक रीजन से आया। अभी भी जो शौक आया है ये जियो स्ट्रेटेजिक कारण से आया है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, आप रूस से कह रहे हैं उसका बॉयकॉट करिए, उसका आप सैंक्शन लगा रहे हैं। रूस दुनिया में इतना ज़्यादा ऑयल और गैस सप्लाई करता है, ऑयल गैस कोयला भी सप्लाई करता है, तो उससे दुनिया में कमी हो गई। ईरान को आपने पहले सैंक्शन किया हुआ है कि वो अपने न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो आपने उसको पहले बैन कर दिया। वेनेजुएला को आपने इसलिए सैंक्शन किया हुआ है कि आप कहते हैं कि वहाँ कम्युनिस्टों का राज है, हमें पसंद नहीं है, और क्योंकि वो अमेरिकन महाद्वीप में है, हालांकि वो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन हमें पसंद नहीं है। हमारा मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन लिखा हुआ है 70 साल से कि हमारे जो जितने भी अमेरिका जिसे कहते हैं उनमें हमारी प्रभुसत्ता रहनी चाहिए। तो दुनिया के जो सबसे बड़े तेल बनाने वाले हैं सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, वेनेजुएला, रूस, राइट। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, वेनेजुएला, रूस। इसमें से वेनेजुएला को सैंक्शन किया हुआ है, ईरान को सैंक्शन किया हुआ है, अब रूस को सैंक्शन कर दिया। तो बचा क्या आपके पास में? तो ये एक समस्या है। ये सिर्फ क्योंकि इस समय पश्चिमी देशों के अपने हित हैं और वो ये सोच रहे हैं जो हमारे सामरिक हित हैं, वो जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, सामरिक हित हैं, वो इस समय हमारे आर्थिक हित के ऊपर हैं। हालांकि किसी जर्मनी जैसे देशों को बहुत तकलीफ हो रही है, जो कि सुस्त देश हैं यूरोप के, जिनको लगता है कि हमने तो अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया हुआ है, अमेरिकन हमें बचाएंगे, सेना ही नहीं है उनके पास में ठीक ठाक। तो ये इस समय दुनिया में एक उथल पुथल है। अगला जो सवाल आ रहा है, इनका यूज़र नेम है सर हम्फ्री एप्पलबाई, ये हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि केजरीवाल की मुफ्त बिजली योजनाओं पर आपकी क्या राय है, जो वो आप नियंत्रित राज्यों में लागू कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी एक तरह से प्रपोज कर रहे हैं। पर्सनली वो बोल रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उनका मुफ्त बिजली को आधार या राइट कहना चिंताजनक है। देखिए, वो किसने बोला था? वॉल्टेयर ने बोला था, किसने बोला था? नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कि जो आइडिया एक बार आ जाए, अच्छा आइडिया, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसको मैं कहता हूं हमारे देश में कि नोबडी कैन स्टॉप ए बैड आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो ये मुफ्त में चीजें बांटना, ये बुरा आइडिया, ये बैड आइडियाज है कि आप मुफ्त में चीजें बांट के वोट ले रहे हैं। अब ये केजरीवाल ने मुफ्त में बिजली बांटनी शुरू की, हालांकि कितनों को मिलती है, कितनी मिलती है, क्योंकि उतने यूनिट तक ही है जी। मैं बल्कि ये भी सोचूंगा कि पंजाब जैसा प्रदेश जो 20 साल पहले देश का सबसे अमीर प्रदेश होता था, वहाँ के लोगों को भी कहना चाहिए यार हमें मुफ्त खोर नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग देखो जी, हम तो, मैं कई बार कहता हूँ जब अपने सिनिकल टाइम में, कि हमारा कंट्री ही फ्रीडम फाइटर्स का है, क्योंकि हमारे को सब कुछ फ्री चाहिए, राइट। चाहे वो टूटा फूटा हो। अब आपको बिजली 300 यूनिट क्या दिया आ रही है, अभी आ रही है, अभी जा रही है, अभी आ रही है, अभी जा रही है। उसके लिए आप इन्वर्टर लगाइए, उसके लिए फिर अरे वो वोल्टेज ऊपर नीचे हो गई, मेरा तो फ्रिज जल गया, राइट। उसके लिए आप फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाइए। उसके लिए अरे इन्वर्टर से काम नहीं करता, अब मैं लगाऊंगा जनरेटर, जनरेटर के लिए मुझे डीजल चाहिए, वही बराबर हो जाएगा। बिजली आपको कोई मुफ्त दे दे, अगर है ही नहीं तो आप उसको क्या करोगे? उसके गले में डाल के घूमोगे कि मुझे मिल गई मुफ्त। तो ये बेकार की बातें हैं और कई बुरे आइडियाज ऐसे घूम रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, कांग्रेस की 2 राज्य सरकारों ने जो न्यू पेंशन स्कीम थी जी, उसको कैंसिल करके ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू कर दी है। अब उनको तो वो पैसे देने नहीं है, जो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन होती है, पैसे तो उनके राज्यों की अगली पीढ़ी देगी, क्योंकि उसका जो बर्डन आएगा वो तो 2030 के बाद आना शुरू होगा। तो आप तो करके चले गए, उसके बाद लोग संभालते रहेंगे आपका। तो ये सब गलत आइडियाज़ हैं, इलेक्शन जीतने के लिए लोग कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये राजनीति है, सब लोग करते हैं। जब तक जनता नहीं समझेगी इस बात को कि जो चीज़ मुफ्त आती है उसमें आप बिक रहे हैं।
इसी पर ही जो दूसरा सवाल है वो आदित्य एसके का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने सभी फ्रीबीज के लिए पैसा कहाँ से ला रही है, जाने अनजाने में वो बोल रहे हैं कि मुझे इसका भुगतान कैसे करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब 2012 में जब ये गई शीला जी करीब उस टाइम 12-13 में ऐसी गई थी, 12 में गई थी शायद, तब दिल्ली के अंदर करीब 18,000 बसें थी, डीटीसी की बसें। इस समय मैंने भी चेक नहीं किया लेकिन मैं कल 7,500-8,000 होंगी। अगर आप देखें दिल्ली में जो दिल्ली बसों पर चलता था, 2010 में आखिरी बार काफ़ी बसें खरीदी गई थी। अब 12 साल से बसें नहीं खरीदी गई। हो सकता है कहीं 100, 200, 250 खरीद ली, उससे ऊपर नहीं। दिल्ली में तो हज़ारों चाहिए जी। अगर पैसा होता तो बसें ना खरीद ली होती। अच्छा, जब भी ये बात होती है फिर कहते नहीं अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिक लाएंगे। इलेक्ट्रिक अभी बन रही हैं। अच्छा, इंडिया में नहीं बन रही, बाहर बन रही है। अभी देखो 4 का सैंपल आ रहा है। अब एक नया उन्होंने बोला है कि 2024 में इलेक्शन आएगा, 2024 में दिल्ली में 12,000 बसें हो जाएंगी। मतलब 12,000, हमारे तो 18,000 थी। तो वही पैसे हैं, उनको चाहे आप मुफ्त बांट लीजिए, चाहे उनको आप उनसे बसें खरीद लीजिए। तो ये किसी सरकार के पास नोट छापने की मशीन नहीं है, केंद्र सरकार के पास है, और वो ज़रूरत से ज़्यादा छापेगी तो वेनेजुएला वाला हाल हो जाएगा। वेनेजुएला तो खैर बहुत दूर की बात है, जहाँ 700-800% मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होता है। हमारे यहाँ तो हम 7% में घबराए हुए हैं, वहाँ 700% है। लेकिन हम 7% में घबराए हैं। देखिए ऐसी जो नोट छापता है अर्डोआन, जो कि एक विकसित देश है, विकासशील देश नहीं है, विकसित देश है, टर्की। वहां पे मुद्रास्फीति की दर इस समय, इन्फ्लेशन की दर 73% है। आप देखिए 7.3% में हम कितने परेशान हैं, उससे 10 गुनी है वहां पे। तो अगर सरकार नोट छापेगी तो ऐसे होगा। तो ये देखिए, ये तो जैसे हमारे माँ बाप कहते थे, हम जब पढ़ते थे, काम करते थे, कि बेटा या तो जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो, या जितना खर्च करते हो उससे ज्यादा कमाओ। ये नहीं हो सकता कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो आपने वो गाना सुना नहीं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो ये वही हो रहा है। और हमारी राज्यों की अगर हालत देखें, अगर हमारे राज्य एक एक देश होता, मैं कह नहीं रहा कि हमारे राज्य देश बन जाए, अगर हमारे राज्य एक एक देश होता तो हमारे कई राज्यों की स्थिति इस समय श्रीलंका से बदतर है। श्रीलंका में अब ये स्थिति हुई है कि वहां उन्होंने बोला है कि हम ऑफिशियली दिवालिया हैं देश, और अपने सरकार के कर्मचारियों को बोला है काम पे मत आइए क्योंकि हमारे पास पेट्रोल खरीदने का पैसा ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं अगला कंसाइनमेंट जो पेट्रोल डीजल का आएगा 26 जुलाई को आएगा, तब तक आप घर में बैठे। तो देखिए सरकार का दिवाला निकलते समय नहीं लगता है, और ये दिवाला बड़ी बात यह है कि हमारे लाइफ टाइम में निकल जाता है। लोग सोचते हैं ना कि अभी करेंगे यार, अगले बाद में कोई संभालेगा, ऐसे नहीं होता है। अगला जो सवाल है प्रताप गोरे का आ रहा है, जो पूछ रहे हैं कि असम में बाढ़ पर आपके क्या विचार हैं, क्या कोई परमानेंट समाधान हो सकता है इसका, और सरकार अपनी तरफ से क्या कदम उठा रही है? देखिए असम की जो बाढ़ है ये एक बहुत पेचीदा मसला है। हालांकि इस समय जो सिलचर में हुआ है वो एक और मसला है जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि असम पुलिस ने काफी लोगों को वहां पे अरेस्ट भी किया है। उनका कहना है कि कोई सैबोटाज किया गया, कहीं से बांध खोल दिया गया, मुझे पता नहीं, क्योंकि आमतौर पे सिलचर शहर में इतनी बाढ़ नहीं आती है। सिलचर कछार में है, वो मेन ब्रह्मपुत्रा वैली में नहीं है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी के पास नहीं है। उसके पास भी कुशियारा नदी है, इतनी बड़ी नदी नहीं है, थोड़ी दूर है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र की बाढ़ है, जो फोटो हम देखते हैं बड़े भयंकर लगते हैं, इतनी बड़ी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है और उस नदी के दोनों तरफ फ्लड प्लेन्स हैं, जैसे हमारे जमुना के फ्लड प्लेन्स हैं। सारा साल तो खाली रहते हैं, उसमें लोग फसल भी उगाते हैं, बरसात में भी आमतौर पे खाली रहते हैं। कभी जब बहुत ज़्यादा बरसात आ जाए तो उसमें भर जाते, लोग कहते फ्लड आ गया। तो तब कहते हैं लोग, अरे उनके घर टूट गए, वो आ रहे हैं। वो वही लोग होते हैं जो फ्लड प्लेन में खेती करते हैं या वहाँ जाके रहना शुरू कर देते हैं। तो असम में जो रूटीन फ्लड आते हैं वो फ्लड प्लेन में आते हैं। तो उसमें खास करके वो लोग, क्योंकि फ्लड प्लेन के अंदर जो ज़मीन होती है बहुत उपजाऊ होती है, तो उसमें जाके बारिश के बाद, क्योंकि ज़मीन नम भी होती है, उपजाऊ भी होती है, वहाँ पे फसल प्लांट कर लेते हैं, फिर फसल काट लेते हैं। तभी आप देखें जो फोटो आएंगे असम में बाढ़ के, तो उसमें देखेंगे एक झोपड़ी है कच्ची सी, आधी टूटी हुई, उसके ऊपर एक लौकी की बेल टंगी हुई है, 3-4 लौकियाँ टंग रही हैं। तो फिर वो वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसे ही असम में काजीरंगा जो फॉरेस्ट है, वहाँ बाढ़ आती है।
वहाँ जो बाढ़ आती है वो एक प्राकृतिक फिनोमिनन है। वहाँ अगर बाढ़ नहीं आए तो वहाँ के जानवर बचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो बाढ़ आती है उससे वहाँ पे जो लंबी घास है जिसको एलिफेंट ग्रास कहते हैं उससे वो पैदा होती है, उसी को खा के राइनो जीता है। लेकिन उसमें एक समस्या पैदा हो गई है अभी, उसके चारों तरफ इतनी अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो गई है, और शहरों में भी लोगों ने जहाँ मर्जी हमारे लोग घर बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, कि वो जो रास्ते थे उनके पहाड़ में जाने के, तो जानवरों का माइग्रेशन होता था जी, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनको पता है बारिश आ गई, अब थोड़ी ऊंची जगह चले जाओ। तो कार्बी आंगलोंग वहाँ जिला है, वहाँ थोड़े से पहाड़ हैं, तो वहाँ चले जाते थे, फिर वहाँ से आते थे, फिर जो बहुत कमज़ोर और नहीं आ पाया तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अब उनकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बेचारे वहाँ जा नहीं पा रहे क्योंकि उनके रास्ते ब्लॉक हो गए। और जो शहर है, शहरों में ये समस्या है कि शहरों में जो उनके वाटर कोर्सेज थे जहाँ से पानी निकलता था, निकासी होती थी, वहाँ पे लोगों ने भवन बना लिए, घर बना लिए। तो ये हमारे यहाँ पेचीदा मसला है, ख़ास करके जो अनप्लैन्ड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का। नहीं तो बाढ़ तो असम में हर साल हमेशा से आती रही है, और असम के लोगों को पता भी है कि उसके साथ डील कैसे करना है, पर इसलिए अब ये शहरों के अंदर असम के अब पहले से ख़राब हुई जा रही है। अगला जो सवाल है वो कौस्तुभ सौकार का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के बाद एक भी पीएम टिक नहीं पा रहा, इसका क्या कारण है? क्या ये बात एक मजबूत डेमोक्रेसी का सबब है? देखिए, अभी जो ब्रिटेन में हुआ है ये एक मजबूत डेमोक्रेसी का सबब है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी की अपनी बड़ी मेजॉरिटी है, बड़ा बहुमत है। वो बहुमत इन्होंने दिलाया था, बोरिस जॉनसन ने दिलाया था जी। और उन्होंने ब्रेक्सिट का नारा लगाया था, जो कि आप देखें कि उनके पहले जो थे डेविड कैमरन, उन्हीं के पार्टी थे, वो ब्रेक्सिट के खिलाफ थे। उन्होंने बल्कि मोदी जी से भी कहा था कि आप अपील कीजिए कि लोग स्टे के लिए वोट करें। मोदी जी ने की भी थी, लेकिन लोगों ने जाने के लिए, लीव के लिए कर दिया। तो बोरिस जॉनसन उसी को लेके आगे बढ़े थे ब्रेक्सिट के, तो उन्होंने जितवाया, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हीं को डिसोन कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप लगे। चाहे ऐसा आरोप कोई नहीं कि उन्होंने कोई बोफोर्स कांड में पैसे खा लिए, या किसी को मार दिया, या किसी को कोई किडनैप कर दिया, कुछ ऐसा नहीं, या वाटरगेट की तरह किसी की स्पाइंग कर दी अपोजिशन की, ऐसा कुछ नहीं। उनके खिलाफ कि आपने पार्टी करी लॉकडाउन के टाइम जी, जिस रात को आपने पार्टी करी, अगले दिन जो प्रिंस फिलिप है उनका वहाँ पे फ्यूनरल होना था, जिसके अंदर क्वीन तो बेचारी अकेली बैठी थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो अंदर कोई किसी हॉल में कोई दो लोग साथ नहीं बैठ सकते थे। आप रात को पार्टी कर रहे हैं, ये तो बात ठीक नहीं है। या आपके एक एमपी ने एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, एक एमपी ने एक लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया, एक आपके जो चीफ विप, डिप्टी चीफ विप थे, उन्होंने एक प्राइवेट क्लब, अब ये ब्रिटेन में प्राइवेट क्लब का बहुत एक ट्रेडिशन है, प्राइवेट क्लब में कोई दारू शारू पी के 2 आदमियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको झपटा। बाद में उसने कभी गलती होगी, मैंने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी, मैं आई लॉस्ट माई माइंड, पर वो बोरिस जॉनसन ने नहीं किया। ये सारी जो जिसको इंडिस्क्रिशंस कहते हैं, बल्कि एक उनके एमपी थे जिसकी कन्विक्शन हुई फॉर मैरिटल रेप, कि उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे रेप किया, तो उसकी तो कन्विक्शन हो गई, जेल चले गए, उसी की सीट से उसकी पत्नी जीत गई, राइट। लेकिन वो भी लगा दाग लगा बोरिस जॉनसन के ऊपर कि आपके लोग ऐसे कर रहे हैं। अब जैसे ये डिप्टी चीफ विप थे, इनको कहा गया कि ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपको क्या पता वही कर देगा, लेकिन उसने ऐसा ही काम पहले भी किया था। फिर खबर आई कि 2019 में भी एक इंक्वायरी हुई थी, वो ऐसा ही कारनामा तब भी किया था उसने, कोई आदमी को छेड़ा था। तो उसका जब ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप उसको क्यों ये कर रहे हैं? तो बस ये बातों की अकाउंटेबिलिटी लेके उन्होंने उसको निकाल दिया। तो इस समय तो मैं कहूँगा कि ब्रिटिश लोकतंत्र है, उसकी ये शक्ति का उदाहरण है। ये नहीं कि अरे हम पॉपुलर हैं, भाड़ में जाओ तुम, हाथी चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं जी। वो नहीं किया उन लोगों ने। और ये देखें कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्रियों की ज़रा मुश्किल ही रहती है। पहले लेबर की सरकार थी, उसमें भी टोनी ब्लेयर बड़े पॉपुलर थे, फिर गॉर्डन ब्राउन आए,
और ऐसे ही यहाँ पे तो अब तीसरा कंजर्वेटिव हो गया, डेविड कैमरन, टेरेसा मे, और अब ये बोरिस जॉनसन, और एक चौथा कोई होगा। आखिरी सवाल आज का, इनका यूजर नेम है साइंस ऑफ। ये पूछ रहे हैं कि कृषि कानूनों, अग्निवीर योजना और सामान्य रूप से बेरोजगारी से प्रभावित लोगों का एक ही स्टॉक है जो इन सबसे असंतुष्ट होता है। ऐसा क्यों है कि विपक्षी दल इन्हें एक साथ रैली नहीं कर पा रहे और बेरोजगारी को सामान्य रूप से सरकार के खिलाफ एक काउंटर थीम नहीं बना पा रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस है, अब वो लोग तो हमेशा रोजगार में रहे हैं, उनको बेरोजगारी की समस्या ही नहीं पता ठीक से, ग्रैनुलर जगह पे। अगर वो जाएं जनता में, देखिए अगर जब बहुत जबरदस्त सरकार कुछ हो, उसको हराने के लिए आपको ऑन ग्राउंड बहुत काम करना पड़ता है, ऑन ग्राउंड सीखना भी पड़ता है और ऑन ग्राउंड आपको एक्टिविज्म भी करना पड़ता है। अब अरविंद केजरीवाल, इसको मैं कहता हूं कि भारत में राजनीति में सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप है ना, स्टार ऑफ द जनरेशन है जी। अब वो स्टार्टअप उन्होंने कैसे किया? उन्होंने एनजीओ बनाया, एनजीओ बना के झुग्गी झोपड़ियों में काम करना शुरू किया, फिर दिल्ली की बस्तियों में काम करना शुरू किया, उससे क्रेडिबिलिटी बनाई, लोगों के काम करवाए, उनकी भाषा में बोलना सीखा। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल, वो तो IIT पढ़े हुए हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में तो अंग्रेजी में एग्जाम दिया था, लेकिन कोई इंटरव्यू कभी इंग्लिश में देते नहीं है, हिंदी में देते हैं। तो वो एक जमीन से जुड़ने की बात होती है। तो अपोजिशन हमारी जमीन से जुड़ी नहीं, और जो बाकी पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, वो अपना राज्य की बात में या अपने कास्ट की बात में वो वहाँ फंसी हुई है। इसी तरह से जैसे ये जो किसानों का आंदोलन था, उसको जाट आंदोलन बना दिया। अब जाट आंदोलन तो फिर यही पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में रह गया, और यहाँ भी जाटों का नंबर कितना है? पंजाब में जाट जो हैं करीब 20% हो, जट कहते हैं वहाँ पे, और हरियाणा में करीब 19-20% हैं। तो ये इस सब तरह की लिमिटेशंस हैं। अब देखिए इंदिरा जी को भी जो हराया, हालांकि इमरजेंसी लगी, वो जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने और बाकी सब लोगों ने बिल्कुल ज़मीन पर आंदोलन चलाया, बहुत दिन नवनिर्माण आंदोलन चला, गुजरात में चला, बिहार में चला, तब ये लालू, मुलायम, नीतीश, ये सब लोग नेता बने उस समय। तो ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बैठे कोई आपको सत्ता देता नहीं है, खास करके तब जब दूसरे आदमी के पास सत्ता बहुत मजबूती के साथ हो, उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस एपिसोड में हमने तेल की कीमतों से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी बात की। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मेंबरशिप लीजिए आप, हम फिर आपके सवालों के जवाब भी देंगे, आप हमें लिखेंगे, उसके जवाब भी देंगे, अपूर्वा या मैं। और जब आप सवाल भेजेंगे वो हम खास तौर से पिक करेंगे। और थोड़े दिनों में आप देखिए 20 अगस्त को हमारी 5वीं सालगिरह है, 5 साल के हो जाएंगे। तो हम अपना कुछ मर्चेंटाइज शुरू करें, जैसे कि मांगे, ये हम आपको दिखाते रहते हैं, हमने कुछ सैंपल बनाए हैं। ये प्रिंट पे लिखा है बिकॉज पॉलिटिक्स मैटर्स, क्योंकि राजनीति के अलावा कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, खास करके एक लोकतंत्र में। तो ऐसे हम बहुत चीज़ें बना रहे हैं, जिसमें जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम डिस्काउंटेड दामों पर देंगे। तो बहुत फ़ायदे हैं हमारी मेंबरशिप लेने के। तो प्लीज़ आप मेंबरशिप बने। और उसके अलावा ये भी है कि हम लोग भी इतना काम करते हैं यहाँ पे, अपूर्वा जी इतना काम करती हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमको भी, मेरे को तो नहीं, मैं तो फिर भी रिटायर्ड इंसान हूँ, लेकिन इन सबको तो पारिश्रमिक मिलना चाहिए उसका। चलिए, इसी बात पे हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।